वेलकम टू 10th वाला। बच्चों, आज का यह वीडियो क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड्स के मैथ्स का है और इसमें आज हम आपके लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का टॉपिक लेकर आए हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का आज का यह लेक्चर नंबर 1 है। इसके और भी कई सारे लेक्चर्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। फिलहाल आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशियो क्या होता है, इसे किस तरह से डिफाइंड किया गया है, ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो रेशियो के बारे में सबसे पहले यहां पर यह बात मालूम होनी चाहिए कि यह हमेशा दो क्वांटिटी के बीच एग्जिस्ट करता है या दो क्वांटिटी के बीच डिफाइंड करता है। रेशियो ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो क्या कोई भी दो क्वांटिटीज के बीच रेशियो एग्जिस्ट करेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दो क्वांटिटी के बीच रेशियो एग्जिस्ट करेगा ये तो ठीक है, लेकिन दो क्वांटिटी के बीच रेशियो तभी एग्जिस्ट करेगा जब पहला कंडीशन वो दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होना चाहिए और दूसरा कंडीशन दोनों क्वांटिटी सेम यूनिट्स में होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखना है कि रेशियो हमेशा दो क्वांटिटी के बीच एग्जिस्ट करता है या डिफाइंड होता है, लेकिन किसी भी दो क्वांटिटी के बीच रेशियो डिफाइंड नहीं होगा। दो क्वांटिटी के बीच रेशियो डिफाइंड होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होना चाहिए। इसको हम लिख देते हैं कंडीशन नंबर 1, दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होना चाहिए। ठीक है, क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड, क्वांटिटीज आर ऑफ सेम काइंड। और दूसरा कंडीशन, ठीक है, कंडीशन नंबर 2, दोनों क्वांटिटी जो सेम काइंड का है ये तो ठीक है, लेकिन दोनों क्वांटिटी का इस कंडीशन में यूनिट्स भी सेम होना चाहिए। बोथ क्वांटिटी हैव सेम यूनिट्स। जैसे एग्जांपल, क्वांटिटी 1 और यहां पर लेते हैं क्वांटिटी 2। तो अगर एग्जांपल नंबर 1 में पहला क्वांटिटी अगर मास है तो दूसरा क्वांटिटी भी मास ही होना चाहिए। ठीक है, और ये यूनिट अगर ये किलोग्राम में है तो ये भी किलोग्राम में होना चाहिए। तो यहां पर अगर क्वांटिटी पहला मास है तो दूसरा भी मास ही होना चाहिए, और पहला क्वांटिटी का मास है, ठीक है, अच्छी बात है, उसका यूनिट अगर किलोग्राम है तो दूसरा क्वांटिटी भी किलोग्राम में ही होना चाहिए। एग्जांपल नंबर 2, पहला क्वांटिटी अगर वॉल्यूम है तो दूसरा क्वांटिटी भी वॉल्यूम ही होना चाहिए। अगर पहला क्वांटिटी वॉल्यूम है, इसे अगर हम मान लेते हैं ml, मतलब मिलीलीटर में, मिलीलीटर इसका यूनिट है, तो दूसरा क्वांटिटी का भी यूनिट जो वॉल्यूम है उसका भी मिलीलीटर होना चाहिए। तो इस तरह से इस दोनों क्वांटिटी का रेशियो एग्जिस्ट करेगा या डिफाइंड होगा। अब दो क्वांटिटी अगर सेम काइंड का और सेम यूनिट में है तो उस दोनों का रेशियो क्या होता है, किस तरह से डिफाइंड किया गया है, ये जानते हैं। तो एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, दो क्वांटिटी को हम यहां पर दो वेरिएबल से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते हैं एक वेरिएबल है ए, ठीक है, फर्स्ट क्वांटिटी, और बी मान लेते हैं सेकेंड क्वांटिटी। अब ये दोनों क्वांटिटी का रेशियो कब डिफाइंड होगा ये हम बता दिए हैं। दो कंडीशन है कि दोनों सेम काइंड का होना चाहिए, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ये अंडरस्टूड है। दो क्वांटिटी का जब भी हम रेशियो निकालेंगे ये दिमाग में याद रखना है कि यहां पर ये दोनों क्वांटिटी सेम काइंड का होगा और दोनों का यूनिट सेम होगा। इसमें अब किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम एज्यूम करते हैं दो क्वांटिटी ए और बी है। फर्स्ट क्वांटिटी, ठीक है, ए है, सेकेंड क्वांटिटी बी है। एक्स और वाई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर रेशियो ऑफ ए एंड बी,
रेशियो ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी ए एंड सेकेंड क्वांटिटी बी, इसे डिनोट किया जाता है, इसके लिए सिंबल है। पहला क्वांटिटी लिखेंगे, उसके बाद कॉलन देंगे और दूसरा क्वांटिटी इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। ये ए एंड बी दो क्वांटिटी के रेशियो का सिंबल हो गया, ठीक है। अब ये होता क्या है, एंड रेशियो ऑफ ए एंड बी ये इक्वल्स टू होता है ए बाई बी, ए बाई बी के बराबर होता है, मतलब कोसेंट ऑफ ए एंड बी के बराबर होता है, ठीक है। अब जानते हैं जब भी दो क्वांटिटी का यहाँ पर रेशियो जो कि एक कोसेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो कोसेंट में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर बी डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी भी रेशियो कोसेंट में जीरो नहीं होता है, ये मालूम है, ठीक है। मैथमेटिक्स में डिफाइंड किया गया है कि कोसेंट में डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पर a इज टू बी, रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसे पढ़ते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे पढ़ेंगे a इज टू बी। तो a इज टू बी एक्चुअल में कोसेंट ऑफ ए एंड बी के इक्वल होता है, ठीक है। और यहां पर a और b, यहां पर रेशियो में a इज टू बी में यहां पर हम लिख देते हैं, यहां पर a इज टू बी में ये सिंबल ऑफ रेशियो, ये जो कॉलन है ये रेशियो के सिंबल को डिनोट करता है, ठीक है। जो कॉलन या रेशियो के सिंबल के लेफ्ट जो वैल्यू होगा, इसे फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट। और रेशियो के सिंबल के जस्ट आफ्टर जो दूसरा क्वांटिटी होता है, इसे सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो ये हो गया, बी यहां पर क्या हो गया, सेकेंड टर्म और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ए इज टू बी में ए फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट कहलाता है और बी सेकेंड टर्म या कॉन्सिक्वेंट कहलाता है, ठीक है। तो यहां पर दो क्वांटिटी ए और बी का रेशियो, जिसका सिंबल यहां पर इस तरह से होगा, और इसे पढ़ते हैं ए इज टू बी, और ए इज टू बी एक्चुअल में कोसेंट ऑफ ए एंड बी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये रेशियो का डेफिनेशन हो गया। और कंडीशन पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि दो क्वांटिटी ए और बी का रेशियो जब भी हम फाइंड करेंगे या जब भी दिया गया है, तो ये हमेशा याद रखना है, दोनों ही क्वांटिटी सेम काइंड के होंगे और सेम यूनिट्स में होंगे। सेम काइंड का मतलब बता चुके हैं कि अगर एक मास है तो दूसरा मास होना चाहिए, अगर एक वॉल्यूम है तो दूसरा वॉल्यूम होना चाहिए, अगर एक टाइम है तो दूसरा टाइम होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर एक मास है तो वह किलोग्राम में है तो दूसरा भी अगर मास है तो वह भी किलोग्राम में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक मास है और वह किलोग्राम में है, दूसरा मास है वह ग्राम में है, तो उसका रेशियो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस कंडीशन में दोनों का यूनिट हम सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तभी एग्जिस्ट करेगा। एग्जाम्पल से अभी हम बहुत कुछ समझाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से पूरे लेक्चर को देखना है। और लेक्चर्स यहाँ पर जो भी रेशियो ने प्रोपोर्शंस का छोटा छोटा लेक्चर यहाँ पर हम लेकर आए हैं, वो सारे बहुत मतलब छोटे छोटे लेक्चर हैं, ताकि आपको सारे फैक्ट्स आसानी से समझ में आ सके। अब ये सारे डेफिनेशन हम यहाँ पर एग्जाम्पल के हेल्प से आपको बताने जा रहा हूं। जैसे यहाँ पर ए 5 किलोग्राम और बी 10 किलोग्राम, ठीक है। ए 5 किलोग्राम और बी 10 किलोग्राम, तो किलोग्राम यहाँ पर सेम यूनिट हो गया, और 5 किलोग्राम 10 किलोग्राम ये मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी दोनों मास है और दोनों ही सेम यूनिट में यहाँ पर लिया गया है। तो रेशियो ऑफ ए एंड बी, तो यहाँ पर रेशियो ऑफ ए एंड बी, इसका सिंबल ए इज टू बी होगा, एंड ए इज टू बी, एक का वैल्यू यहां पर 5 किलोग्राम इज टू बी का वैल्यू 10 किलोग्राम। अब जानते हैं ए इज टू बी किसके बराबर होता है, ए और बी के कोसेंट के इक्वल होता है। यहां पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम, किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर 5/10, जिसे हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं 1/2 या 1:2। तो a इज टू बी, इसका अल्टीमेट वैल्यू 1:2 आया है, और ये
देख सकते हो तुम लोग, यहां पर A:B का वैल्यू 1:2 आया है और इसका कोई भी यूनिट नहीं है। मतलब किसी भी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि यहां पर किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल हो गया है, दो नंबर के बीच का, फिर यहां पर कोसेंट हुआ है और फिर यहां पर जो फाइनल आंसर 1:2 आया है, यह रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। तो कोई भी रेशियो यहां पर सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में तब कहलाता है जब वहां पर दोनों टर्म मतलब एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट ये आपस में कोप्राइम हो। कोप्राइम, दो नंबर कोप्राइम तभी कहलाता है जब दोनों का HCF 1 होता है। तो यहां पर 1 और 2 का HCF कितना होगा? 1 होगा। ऐसा नहीं कि हम इसका A:B का वैल्यू 5:10 लिखेंगे। 5:10 में 5 और 10 कोप्राइम नहीं है। तो जब भी एक रेशियो का वैल्यू लिखा जाता है, याद रखना है हमेशा उसका दोनों टर्म एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को प्राइम होना चाहिए। तो यहां पर A:B का वैल्यू, यहां पर A:B का वैल्यू 1:2, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है A:B इज इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट और स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। A:B ये लोएस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है कब? when A and B are co-prime, A और B, ठीक है, A and B are co-prime। अब दो नंबर कोप्राइम कब कहलाता है? मैथमेटिक्स में इसका डेफिनेशन है कि दो नंबर कोप्राइम तभी कहलाता है जब उसका HCF 1 होना चाहिए, ठीक है। दैट इज HCF ऑफ A and B इक्वल्स टू कितना? 1, ठीक है। तो यहां पर कुछ और रेशियो हम देखते हैं। जैसे मान लेते हैं X इक्वल्स टू 5 लीटर और Y इक्वल्स टू 400 ml। तो यहां पर X 5 लीटर, इसको पूरा लिखते हैं लीटर, और Y इक्वल्स टू 400 ml। तो यहां पर एक लीटर में है, एक मिलीलीटर में है। तो सबसे पहले दोनों का यूनिट यहां पर सेम नहीं है, लेकिन ये दोनों सेम काइंड के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, दोनों ही वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वॉल्यूम को भी मेजर किया जाता है लीटर में और मिलीलीटर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोनों सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी को तो रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहां पर ये यूनिट क्या है? सेम नहीं है। तो इस केस में अभी हम इसका रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें यहां पर इसका यूनिट सेम मतलब फॉर्म करना होगा, इस दोनों को सेम यूनिट में लाना होगा, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 2 है। तो देयरफॉर X इक्वल्स टू 5 लीटर को हम लिखेंगे 5 × 100,000 ml, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर या 1000 मिलीलीटर होता है। तो यहां पर 5 लीटर को हम 5 × 1000 ml लिखेंगे और Y इक्वल्स टू Y अब 400 ml। तो अब देख सकते हैं X और Y दोनों ही सेम यूनिट में यहां पर इसका वैल्यू आ चुका है। अब रेशियो ऑफ X एंड Y, तो देयरफॉर रेशियो ऑफ X एंड Y, जिसका सिंबल X:Y होगा। तो आगे से हम रेशियो ऑफ X एंड Y ये सेंटेंस नहीं लिखेंगे, सीधा रेशियो ऑफ X एंड Y, तो X:Y ये सिंबल लिखेंगे, ठीक है। एंड X:Y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? X:Y, तो X का वैल्यू यहां पर 5000 ml, 5000 ml इज टू 400 ml। अब 5000 ml इज टू 400 ml का मतलब 5000 ml बाय 400 ml। तो इसमें ml कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यूनिट जानते हैं किसी भी रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, रेशियो इज ऑलवेज यूनिटलेस। ये 5000 बाय 400। अब यहां पर 5000 बाय 400 ये X:Y के रेशियो का वैल्यू हो सकता है, लेकिन एक रेशियो का वैल्यू हमेशा तुम्हें लिखना है सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए यहां पर एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। मतलब उस दोनों का HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो फिलहाल हम देख सकते हैं यहां पर ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 50/4।
तो अभी भी यह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि 50 और 4 का HCF 1 नहीं होता है। तो अभी भी हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर 2 25 से कटेगा और 2 2, तो अल्टीमेटली 25:2। अब 25 और 2 इस दोनों का HCF 1 होता है, तो इसलिए यहाँ पर x/y का वैल्यू 25:2 इन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा। ठीक है, तो ये रेशियो का कुछ एग्जाम्पल था। सेम यूनिट में रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर दो सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी अलग अलग यूनिट में दिया रहेगा तो रेशियो निकालने से पहले क्या करना है, दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है, तब जाके फिर उसका रेशियो फाइंड करना है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर 5:400 रेशियो निकाल के सिंपलेस्ट फॉर्म में से एक्सप्रेस कर देंगे और वो आंसर होगा, ये टोटली रॉन्ग होगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान, मतलब हमेशा ध्यान देना है कि जब भी दो क्वांटिटी का रेशियो निकालना है तो सेम काइंड का तो खैर वो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटी के बीच का रेशियो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन यहाँ पर रेशियो का वैल्यू निकालने से पहले ये हमेशा ध्यान देना है कि दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या करता है कि यूनिट अलग अलग दे देता है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटी होता है लेकिन यूनिट क्या करता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ यूनिट्स यहाँ पर यूज कर लेता है। तो सेम टाइप्स ऑफ यूनिट्स में उसे कन्वर्ट करके तब रेशियो फाइंड करना है और फाइनल आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब ढेर सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं, इसे ध्यान से देखना है और इस क्वेश्चंस को खुद से तुम लोग बनाओगे तो सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से मालूम हो जाएंगे। और यहाँ पर हम जितने भी लेक्चर्स इस टॉपिक को इस चैनल पर लेकर आए हैं वो सारे एक प्लेलिस्ट में रखा गया है, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। तो इसे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। साथ ही साथ जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का लेक्चर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का है उसे भी हम यहाँ पर आई बटन में लगा दिए हैं और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए हैं, तो इसे भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, जैसे A/B 5:7। तो इस क्वेश्चन में अगर हम पूछे एंटीसीडेंट कौन है, कॉन्सिक्वेंट क्या है, ठीक है, तो एंटीसीडेंट क्या होता है, पहला टर्म, मतलब रेशियो के सिंबल के लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो यहां पर एंटीसीडेंट 5 होगा। और कॉन्सिक्वेंट रेशियो के सिंबल के जस्ट बाद का नंबर जो सेकेंड टर्म रेशियो का कहलाता है वो कॉन्सिक्वेंट होगा। तो यहाँ पर कॉन्सिक्वेंट कितना है, 7 है। तो एक रेशियो में याद रखना है हमेशा, कॉन्सिक्वेंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जानते हैं A/B, A और B के कोसेंट को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर B कॉन्सिक्वेंट है। तो कॉन्सिक्वेंट मतलब यहाँ पर B जब इसे कोसेंट के फॉर्म में डिनोट करेंगे तो यह डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर मैथमेटिक्स में कभी भी 0 नहीं होता है। उस कंडीशन में ये पूरा क्वांटिटी मीनिंगलेस या अनडिफाइंड कहलाता है। ओके, अब अगर हम x/y 2:3 x/y 2:3 दिया गया है और अगर हम तुमसे जानना चाहें कि x क्या होगा, y क्या होगा इस केस में, तो क्या x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 2 होगा? तो देन इज x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 3। अगर x/y का वैल्यू 2:3 है तो क्या x को 2 और y को 3 के इक्वल्स लिख सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इस कंडीशन में x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लेते हैं x इक्वल्स टू मान लेते हैं 6 kg, ठीक है, और y इक्वल्स टू 9 kg। ये एग्जांपल है, x इक्वल्स टू 6 kg और y इक्वल्स टू 9 kg। ये x का एग्जैक्ट वैल्यू है और ये y का एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर x/y निकालेंगे तो ये 6 kg इज टू 9 kg लिखेंगे, जिसमें kg क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 6/9, तो 3 2 जा 3 3 जा 9, मतलब 2 3 जा। ठीक है, तो x/y 2:3 आया है। तो क्या हम x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो x का वैल्यू एक्चुअल में 6 किलोग्राम है और y का वैल्यू एक्चुअल में 9 किलोग्राम है। तो इस कंडीशन में
क्या हम x को 2 और 3 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसे लिखने के लिए हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा, ठीक है। तो देन अगर हमें इसे लिखना हो तो x इक्वस टू 2 नहीं लिखेंगे, देन x इक्वस टू 2k और y इक्वस टू 3k। y इक्वस टू 3 नहीं लिखेंगे बल्कि 3k लिखेंगे। अब यहां पर k क्या है? तो k डज नॉट इक्वस टू 0 ए नंबर। यहां पर k 0 नहीं है बल्कि एक नंबर, एक रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर होगा। तो अब ये x इक्वस टू 2k और y इक्वस टू 3k, मतलब x इज टू y अगर 2 इज टू 3 दिया गया है तो हम x को 2k और y को 3k इस तरह से लिखेंगे, जहां पर k एक नॉन जीरो नंबर होगा। जैसे यहां देख सकते हैं 2 3, तो ये दोनों ही एक्चुअल में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी x का वैल्यू 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 होगा। तो यहां पर अगर हम कहें इस एग्जांपल में k का वैल्यू कितना है तो 3 है। इसलिए जब भी दो क्वांटिटी के बीच का रेशियो अगर दिया जाता है और उसके सेपरेट वैल्यू अगर लिखना हो तो हम इसे ऑलवेज इस तरह से लिखेंगे 2k या 3k। यहां पर k के जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, p लिख सकते हो, n लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता है। बट ऑलवेज हमें यहां पर जो भी लेंगे k p m n कुछ भी लेंगे वो ऑलवेज एक नॉन जीरो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल द रेशियो ऑफ masses are 2:3 and their sum 25 kg, then find the values of the two masses। जैसे इस एग्जांपल में द रेशियो ऑफ मासेस, यहां पर मासेस लिखते हैं, द रेशियो ऑफ मासेस आर 2:3, ये 2:3 है, एंड देयर सम 25 किलोग्राम, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द टू मासेस। तो यहां पर दो मासेस का रेशियो 2:3 दिया गया है, तो लेट द मासेस बी। यहां पर दो मासेस का रेशियो 2:3 दिया गया है, तो क्या हम एक मास को 2 और दूसरा मास को 3 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 2 और 3 मिलकर कितना हो जाता है 5, और यहां पर दिया गया है दोनों मासेस का सम 25 kg है। तो इसलिए हम यहां पर लेट द मासेस क्या एज्यूम करेंगे 2k एंड 3k, और k यहां पर 0 नहीं होगा, ठीक है। तो ये दोनों मास हम एज्यूम कर लेंगे 2k और 3k। अब यहां पर ये दोनों मासेस का सम 25 kg दिया गया है, तो देयरफॉर 2k प्लस 3k 25, तो यहां पर 5k कितना हो जाएगा 25 होगा, तो k इक्वल्स टू 25/5, मतलब k का वैल्यू 5 आया है। अब हम मास क्या क्या है ये निकाल सकते हैं, तो देयरफॉर फर्स्ट मास कितना है 2k, 2k का वैल्यू 5 निकाले हैं, तो 2 into 5 मतलब 10 kg होगा फर्स्ट मास का वैल्यू। और सेकेंड मास 3k मतलब 3 into 10, सॉरी 3 into 5 15 kg। हम देख सकते हैं 15 और 10 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 25 kg। ये हमेशा याद रखना है कि जब भी दो क्वांटिटी का रेशियो दिया गया हो और उसके वैल्यूज को एज्यूम करना हो, तो हम कभी भी, जैसे यहाँ पर 2 और 3 रेशियो दिया गया है, तो एक क्वांटिटी 2 और दूसरा क्वांटिटी 3 कभी भी एज्यूम नहीं करना है, एक क्वांटिटी 2 के दूसरा क्वांटिटी 3 के लेना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन में दिया गया है 9x प्लस 4y इज टू 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 5:3, तो देन फाइंड x इज टू y, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दो रेशियो का वैल्यू 5:3 दिया गया है, तो हम इसे लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होगा 9x प्लस 4y इज टू 5x प्लस 7y को हम डायरेक्ट 9x प्लस 4y बाय 5x प्लस 7y, क्योंकि ये दोनों का रेशियो जानते हैं, दोनों का कोसेंट होता है, तो हम इसे कोसेंट के फॉर्म में ही
लिखना है। इक्वल टू 5:3 को हम 5/3 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स हैं, ठीक है, एक दो मेथड्स हम यहाँ पर तुम्हें बताएंगे। तो सबसे जो इजियर मेथड होता है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यूज करेंगे। तो 3 इधर आ जाएगा, तो ये 3 टाइम्स 9x प्लस 4y, और ये 5 के साथ यहाँ पर 5x प्लस 7y चला जाएगा, तो 5 इंटू 5x प्लस 7y होगा। अब ये 9 3 जा 27x और 3 4 जा 12y इक्वल टू 5 5 जा 25x और 5 7 जा 35y, ऐसा होगा। और 25x को हम इस ओर ले आते हैं और 12y को दूसरी ओर भेज देते हैं। तो 27x 25y अगर इधर लाएंगे तो यह माइनस हो जाएगा, और 35y 12y को अगर हम दूसरी ओर भेजेंगे तो यह माइनस हो जाएगा 12y, ठीक है। 27 माइनस 25 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 2x, और 35 माइनस 12 ये हो जाएगा 23y, ठीक है। 35 माइनस 12 ये 23y हो जाएगा। अब x इज टू y निकालना है, तो यहां पर जानते हैं 2x का मतलब, 2x का मतलब एक्चुअल में ऐसा लिखेंगे नहीं हम आगे, लेकिन 2x का मतलब जानते हैं 2 इंटू एक्स, और 23y का मतलब होता है 23 इंटू वाई। अब x इज टू y निकालना है, तो y को हम इधर ले आते हैं, तो x y इंटू है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवीजन हो जाएगा, और 23 2 को उधर ले जाते हैं, तो 2 यहां पर इंटू है, दूसरी ओर जाके क्या हो जाएगा डिवीजन। और ये जानते हैं कैंसिल यहां पर नहीं होगा, यहां पर ये एक्चुअल में पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यहां पर x इज टू वाई 23 इज टू 2, तो x इज टू वाई का वैल्यू 23 इज टू 2 होगा। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड से। एक दूसरा मेथड है, इसे भी हम तुम्हें बता देते हैं, जो अच्छा लगे उससे सॉल्व करना है। इसका सेकंड मेथड, इस रेशियो को सबसे पहले हम कोसेंट के फॉर्म में लिखते हैं, 9x प्लस 4y बाई 5x प्लस 7y इक्वल टू 5/3। अब चूंकि x इज टू वाई निकालना है, और x इज टू वाई का मतलब x बाई वाई होता है, तो यहां पर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड करेंगे। 9x प्लस 4y इसे y से डिवाइड करेंगे, और यहां पर 5x प्लस 7y इसे भी y से डिवाइड करेंगे, और डिनोमिनेटर मतलब RHS में ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से डिवाइड किया गया, ऐसा कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में यह आप जानते हो कि किसी भी रेशियो में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम स्प्लिट करके दो टर्म में लिखेंगे, नीचे भी स्प्लिट करके दो टर्म में लिखेंगे। तो यहां पर 9x बाई वाई प्लस 4y बाई वाई, ठीक है, इक्वल्स टू 5x बाई वाई 5x बाई वाई प्लस 7y बाई वाई, और ये वैल्यू कितना हो गया 5/3। ये y कैंसिल हो गया, ये y कैंसिल हो गया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। तो 3 ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 9x बाई वाई प्लस 4 5x बाई वाई प्लस 7, इसे इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा 27x बाई वाई प्लस 4 3 जा 12, 5 5 जा 25x बाई वाई और 7 5 जा 35। इस 25x बाई वाई को इधर ले आते हैं, क्योंकि 27x बाई वाई ये ग्रेटर है, तो 27x बाई वाई माइनस 25x बाई वाई, और 35 माइनस 12 ये हो जाएगा। अब 27x बाई वाई में 25x बाई वाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 2x बाई वाई होगा, ठीक है। यहां लिखते हैं 2x बाई वाई, और ये 35 माइनस 12 ये कितना हो जाएगा 23। तो अब इस 2 को दूसरी ओर भेज देते हैं, तो x बाई वाई 23/2, तो अल्टीमेटली x इज टू वाई 23 इज टू 2। प्रीवियस आंसर भी इतना ही था, ठीक है। तो आप इस दोनों मेथड में से जो भी आपको अच्छा लगता हो उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यह क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन के जस्ट रिवर्स है। इसमें x इज टू वाई ही दिया गया है 5:7,
और तब हमें इस रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x/y, सिंस x/y 5:7 दिया गया है, तो इसे हम x/y 5/7 ठीक है लिख कर रख लेते हैं। अब इस रेशियो को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो नाउ यहां पर 3x प्लस 4y इज 2 का मतलब y हो गया 2x प्लस 5y। तो इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें इसमें x/y ये दिखना चाहिए। और x/y के जगह पर फिर हम 5/7 पुट करके रेशियो का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसे यहां पर देख सकते हैं दोनों टर्म में x और y सेपरेट है। इसमें x/y दिखने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड करेंगे। तो यहां पर 3x प्लस 4y इसको y से डिवाइड कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर 2x प्लस 5y इसको भी y से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले इसको 3x/y प्लस 4y/y, और इसको भी डिवाइड करेंगे 2x/y प्लस 5y/y। ये दोनों y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो रेशियो जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, अब इसे लिख सकते हैं 3 × x/y प्लस 4y 2 × x/y प्लस 5। ठीक है, तो अब देख सकते हो हम यहाँ पर x/y दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें दिखाई दे रहा है, और x/y का वैल्यू 5/7 यहाँ पर ऑलरेडी दिया गया है। इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो 3 × x/y का वैल्यू 5/7 प्लस 4, और 2 × x/y का वैल्यू 5/7 प्लस 4 लिखेंगे। ऊपर और नीचे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो एलसीएम लेते हैं, 7 एलसीएम लेंगे तो 3 × 5 = 15 प्लस 4 × 7 28, और नीचे भी यहां पर 7 एलसीएम लेंगे, 2 × 5 = 10 और 4 × 7 = 28। 7 7 कैंसिल हो जाएगा। 28 प्लस 15 ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 43। अब 28 प्लस 10 38, और यहां पर यह देखकर लग रहा है कि ये फर्दर अब मतलब कैंसिल नहीं होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्योंकि इस दोनों का HCF 1 होगा। तो देयरफॉर रेशियो, इस दोनों का रेशियो जो हम यहां से लेकर चले थे अल्टीमेटली 38 ये होगा। तो इस तरह का क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करना है। वैसे भी मेरा जो क्वेश्चंस एंड आंसर का लेक्चर होगा उसमें हम ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन ये सारे जो भी अभी लेक्चर्स आएंगे, ये सारे लेक्चर्स को सबसे पहले तुम्हें देखना है, ताकि इस रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार आप समझ जाते हो, तो फिर आप जितने भी तरह के क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपके बुक्स में दिए गए हैं, वो सारे तरह के क्वेश्चंस हम एक लेक्चर जो कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स का लेकर आए हैं, उसमें हम इन सारे तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप इन सारे लेक्चर्स जो कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, इसे आप देखो, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आप समझो, फिर आप जो भी आपके पास बुक्स हैं उसे सॉल्व करो, तब जाकर आप इस क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लेक्चर को देख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के लेक्चर्स को पढ़ा है पहले से, अच्छे तरह से आप जानते हो, तो आप इस क्वेश्चंस एंड आंसर्स के लेक्चर्स को देख सकते हो। यहां हम प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन में डाल दे रहे हैं। आप इस लेक्चर को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे लेक्चर्स आपको यहां पर देखने को मिलेगा, और आप इस सारे लेक्चर को देखकर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के लेक्चर्स को अच्छे से समझ सकते हो। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आई होप आप सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आप सारे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाते हो, हमारे लेक्चर्स आपको अगर अच्छे से समझ में आते हैं, तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।